नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 साइंस का थर्ड चैप्टर यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। बेटा अब तक हमने जो बात की है वो ये है कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, यानी पदार्थ छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग की या किसी भी दीवार की बात करें तो पूरी की पूरी बड़ी दीवार किससे मिलकर बनी होती है? छोटे छोटे ईंटों से। और अगर ईंट को देखें तो वो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स से यानी मिट्टी के कण से मिलकर बना होता है। ठीक उसी तरह से जो कोई भी मैटर है आपके पास वो एटम्स से मिलकर बना होता है। इसके अलावा हमने ये भी जान लिया कि एलिमेंट क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी तत्व, मिश्रण और यौगिक, इनके बीच में क्या डिफरेंस, क्या अंतर होता है। जिसमें हमने कहा था कि एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर होते हैं, बिल्कुल शुद्ध होते हैं। तत्व एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, एक ही तरह के कण होते हैं। मिश्रण में हमने क्या देखा था कि इसमें दो या दो से ज़्यादा, मिश्रण में क्या था, मिक्सचर में कि दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स यानी कण होते थे। और कंपाउंड में भी यानी यौगिक में भी यही होता था कि दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो आपस में एक पर्टिकुलर रेशियो, एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं। इतनी बात कर ली थी हमने। ठीक है बेटा। तो अब सवाल ये उठता है कि कंपाउंड्स में यानी यौगिक में जो पार्टिकल्स जुड़ते हैं, जो एटम्स जुड़ते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, वो कैसे जुड़ते हैं, ये कैसे कंबाइन होते हैं, इनका संयोजन कैसे होता है। तो बेटा आपके अगले चैप्टर में बताया गया है यानी चैप्टर 3 में कि केमिकल कॉम्बिनेशन किनका, एटम्स का कैसे होता है, रासायनिक संयोजन परमाणुओं का किस तरह से होता है, ताकि वो आगे कंपाउंड बनाए यानी कि यौगिक बनाए। जैसे अगर आप पानी पीते हैं वो क्या होता है, H2O, ये पानी होता है ना, जिसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, और एक ऑक्सीजन के एटम होता है। यानी कि यहाँ इस कंपाउंड को बनाने के लिए, इस यौगिक को बनाने के लिए हाइड्रोजन 2 चाहिए होंगे और ऑक्सीजन 1। ये इनका अनुपात है, रेशियो है। अगर इसको 4 कर दें तो इसको 2 करना पड़ेगा, इसको 8 कर दें तो इसको 4 करना पड़ेगा। रेशियो 2:1 होगा, राइट। तो वही हमें अब बात करनी है कि इस तरह से एटम्स जो जुड़ते हैं, जो कंबाइन होते हैं, उनका क्या लॉ है। तो बेटा आपको 2 लॉज पढ़ने हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम। ये नियम क्यों बनाए गए हैं फिर से बता रही हूँ, ताकि कंपाउंड्स बने यानी यौगिक बने। ठीक, पहला जो आपका नियम है, जो पहला लॉ है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और जो दूसरा नियम है, लॉ है, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, स्थिर अनुपात का नियम। तो अब 1 बाय 1 हम देखेंगे कि ये दोनों लॉज, ये दोनों नियम असल में कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए समझते हैं। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ बीकर में हम बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले रहे हैं। बेरियम क्लोराइड एक केमिकल है जिसको हमने पानी में मिला के उसका सोल्यूशन बना लिया है। और साथ ही इसको हमने इसमें दूसरा एक छोटे टेस्ट ट्यूब में हमने एक दूसरा सोल्यूशन भी डाल दिया है जो कि सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है। सोडियम सल्फेट भी एक केमिकल है और उसको भी हमने पानी में मिला के उसका भी सोल्यूशन यानी उसका भी विलयन बना लिया है। और दोनों को हमने अलग अलग, देखिए आप इसे ध्यान से देखिए, तो हमने अभी दूसरे टेस्ट ट्यूब को नीचे नहीं गिरने दिया, तो अभी दोनों सोल्यूशन अलग अलग ही हैं। सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी अभी दोनों अलग अलग हैं और हमने कॉर्क की मदद से उसको ढक दिया। ठीक है बेटा। ऐसा करने के बाद हमने इस पूरे जो हमारा अपैरेटस है, इस पूरे को हमने मेजर कर लिया कि भाई वो उसका वेट कितना है, उसका कितना द्रव्यमान यानी कि मास है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा टेढ़ा करके
हम दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिला देंगे। पहले सॉल्यूशन अलग अलग थे ए और बी, और फिर हमने उसको मेजर कर लिया कि भाई उसका कितना ग्राम्स में है, किलोग्राम में, जितना भी है उसको हमने मेजर कर लिया। फिर थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा उसे टेढ़ा करके दोनों को हमने मिला दिया। तो हुआ क्या, अब दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, यानी अभिक्रिया हुई, और एक वाइट कलर का सॉल्यूशन आ गया जिसे हम कहते हैं बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन हो गई। और उसके बाद दोबारा से हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे, दोबारा से वजन कर लेंगे। हम क्या देखते हैं बेटा सॉरी, कि जितना पहले आया था ना, मान लीजिए 5 ग्राम था पहले, रिएक्शन होने से पहले जब दोनों सोल्यूशन अलग अलग थे, और रिएक्शन होने के बाद जब वाइट कलर का आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है तो भी वो 5 ग्राम ही आएगा। इसका मतलब जितना रिएक्शन से पहले था मास, उतना ही रिएक्शन के बाद भी रहता है। ठीक है, इसी को हम थोड़ा एक अलग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर हम इसी तरह से अगर दूसरा लें सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट लिया और दूसरी छोटी टेस्ट ट्यूब में सिल्वर क्लोराइड लिया, और अभी ये दोनों अलग अलग है, इनको मिक्स नहीं किया है, इसीलिए धागे से लटका रखा है ताकि दोनों मिक्स ना हो। ठीक है, फिर हमने इसको मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद मान लीजिए इनका जो टोटल आता है वो आता है 10 ग्राम्स मान लीजिए, और फिर टिल्ट करके हमने इसको मिक्स होने दिया, रिएक्शन हो गई दोनों की, और कुछ एक नया प्रोडक्ट हम देखते हैं बन जा रहा है। जैसे ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो ये कुछ नया प्रोडक्ट बन जा रहा है। उसके बाद दोबारा हमने जब इसको मेजर किया, फिर से हम वही देखते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर का जो मास है वो सेम है। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बिफोर द रिएक्शन जितना मास था, आफ्टर द रिएक्शन भी उतना ही मास रहता है। ओके बेटा, ये वैसे आप 9th के प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं, तो स्कूल में आप प्रैक्टिकल ये वाला करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला। तो अब इस एक्टिविटी से आपने क्या देखा कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, ना ही वो बढ़ता है, और ना ही विनाश होता है, ना ही वो घटता है। मतलब अगर मैंने ए को बी में से मिलाया, ए को बी में मिलाया, जो हमने अभी एक्टिविटी में देखा, एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिलाया, और इन दोनों का, यानी ये दोनों रिएक्टेंट है ना, अभिकारक, इन दोनों को मैंने वे किया, और मान लीजिए आता है 6 ग्राम। ठीक है, इसके बाद मैंने दोनों को रिएक्शन करा दी, हमने टिल्ट करके उसको टेढ़ा करके दोनों को मिक्स कर दिया था, तो कुछ नया वाइट कलर का पाउडर बन गया था, मान लीजिए वो सी बन गया। ये प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है, उत्पाद। ये भी वजन करने के बाद कितना आया हमारे पास, 6 ग्राम। यानी कि जितना पहले था, मास ना तो बढ़ा है और ना ही कम हो रहा है, ना ये 6 से 7 हो जाएगा, ना ही 6 से 5 हो रहा है। क्लियर बेटा, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सोचने वाली बात यह है कि हमने बीकर को, ये बीकर है ना हमारा, हमने इसको एक कॉर्क से ढका था, है ना, रबर कॉर्क से हमने इसको बंद किया था। ऐसा क्यों किया था बेटा? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उसमें कोई ना कोई गैस बनती है। जैसे आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा, फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो SO2 और SO3 दो गैसेस निकलती हैं। अगर हम ये कॉर्क नहीं लगाएंगे और ऐसा कोई रिएक्शन कर देंगे जिसमें प्रोडक्ट में गैस भी बन रही हो, उत्पाद में कोई गैस भी बन रही हो, तो वो गैस तो उड़ जाएगी, और अगर वो उड़ जाएगी तो उसका भी तो कुछ ना कुछ वजन होगा ना, उसका भी तो हम कुछ ना कुछ मास मान के चलेंगे। तो तब तो हम देखेंगे कि मास कम हो गया। मान लीजिए ये C के साथ कुछ D भी बन रहा होता, और D जो है वो गैस होती, तब जब हम मेजर करते बिना कॉर्क लगाए, तो मान लीजिए ये 4 ग्राम ही आता, तो तब तो आप कहते कि मैडम स्टार्ट तो 6 ग्राम से किया था, अब बन रहा है 4 ग्राम। तो बेटा कॉर्क नहीं लगाया, हो सकता है जो गैस उड़ गई है वो 2 ग्राम की हो, टोटल आपका 6 ग्राम ही रहेगा। इसीलिए कॉर्क लगा देते हैं कि इन केस कोई गैस निकले तो वो भी बीकर के अंदर ही रह जाए और उसका मेजरमेंट भी हम आसानी से कर पाएँ। क्लियर बच्चे ये वाला लॉ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, यानी स्थिर अनुपात का नियम। अब देखिए ये नियम क्या कहता है हमको कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी यौगिक में, किसी भी रासायनिक यौगिक में, यहाँ पे मैं केमिकल सब्सटेंस की जगह केमिकल कंपाउंड भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे कंपाउंड ही लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस ऑफ मास, यानी कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। देखिए इसे समझिए, मान लीजिए हम एक H2O यानी पानी की बात करते हैं, बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करेंगे। इसी तरह से कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे NH3, ये अमोनिया है, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं, और तीनों ही बेटा देखो ध्यान दो, ये तीनों ही यौगिक है, तीनों ही क्या है, कंपाउंड। कैसे पता चलेगा बेटा, जिसको भी आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हो ना, जिसका भी, जैसे ये अमोनिया का फॉर्मूला है, ये पानी वाटर का फॉर्मूला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, जिसका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड फॉर्मूला हो, इसका मतलब वो कंपाउंड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कैसे बना है, अगर मैं यहाँ पे बोला ना डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास, द्रव्यमान से सॉरी अगर मैं हाइड्रोजन का मास देखूं तो बेटा एक हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1, यहाँ पर तो 2 हैं, तो कितना हो गया टोटल 2, यानी जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है इस पानी में, जो हाइड्रोजन का मास है वो कितना है 2। और अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, परमाणु संख्या होती है 8, लेकिन जो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 16, ठीक है। तो इसका जो मास हो गया वो है 16, यानी पानी बनाने के लिए आपको इसका 2 चाहिए होगा, इसका 16 चाहिए होगा। तो अगर मैं इनकी रेशियो चेक करूं बेटा, तो रेशियो से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:8, यानी पानी जो कंपाउंड है उसमें ये जो एलिमेंट्स है ना, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये जो तत्व हैं, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इनका जो प्रपोर्शन रहता है मास का वो है 1:8। अब चाहे ये पानी मेरा फिल्टर वाला पानी हो, चाहे ये पानी गंगा नदी का पानी हो, चाहे ये पानी नाले का पानी हो, कहीं से भी अगर मैं पानी का मॉलिक्यूल देखूंगी तो उसके में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास का रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 ही होगा। ये जो आपका अनुपात है इनके द्रव्यमान का वो 1:8 ही रहेगा, चाहे पानी किसी भी सोर्स का हो। इसी तरह से अगर अमोनिया देखूं तो जो N है इसका नाइट्रोजन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वह 7 है, मास है इसका 14, ठीक है। तो इसका जो द्रव्यमान है 14 है। एक H का मैंने बताया 1 होता है, तो 3 के कितने हो जाएंगे 3। तो अब अगर मैं कहीं, तो इनका जो ये अनुपात यानी रेशियो इसका 14:3 है, किसका रेशियो, इनके मास का रेशियो है ना, इनके द्रव्यमान का अनुपात जो है 14:3 है। अब ये अमोनिया कहीं से भी लूँ उनका फिक्स रेशियो होगा, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऐसा है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 1 होता है 16 मास, तो 2 है यहाँ पर, तो हो जाएगा ये 32। और अगर हम इसको रेशियो में काटें तो देखिए ये होगा 6, ये होगा आपका 16, राइट, ये होगा 3, ये होगा 8। तो अगर मैं कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं यानी निकालते हैं, वो भी 3:8 के मास में ही होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज़ करते हैं, एयर में प्रेजेंट है, कहीं से भी हो, नो मैटर व्हाट द सोर्सेज, हमेशा किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, वो एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु को लेकर कुछ बातें बोली थी, उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स देखी और फिर उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए। तो आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये भी काफ़ी बार 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। जो पहला पॉइंट डाल्टन की थ्योरी में है, एटॉमिक थ्योरी में, वो ये है कि देखिए ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। यहाँ द्रव्य लिखा है, द्रव्य का मतलब बेसिकली यहाँ पदार्थ के लिए है। ये हम बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, जिन्हें एटम या फिर परमाणु कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड पॉइंट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शंस। यानी परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक प्रक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि हमने क्या बात करी कि मैटर सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम एटम बोलते थे या परमाणु बोलते थे वो इतने छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, जिन्हें हम और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, यानी और विभाजित नहीं कर सकते। इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। इनडिविजिबल का क्या मतलब है? अविभाज्य का मतलब उनको और छोटा हम नहीं कर सकते। और आगे लिखा है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, यानी जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही तो बनते हैं और ना ही ख़त्म होते हैं। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़ा है कि एटम ना ही ज़्यादा होंगे ना ही कम होंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। क्लियर बच्चे? तो थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हिंदी में देख लेते हैं, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब अगर कोई एक एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए पेपर की बात करती हूँ मैं, अब वो पेपर के जिस भी एटम को हम पकड़ लें, पेपर जितने भी एटम से मिलके बना हुआ है, सारे एटम सेम तरह के ही होंगे ना, सबका सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा और सेम मास होगा। अगर मैं पेन की बात करूं तो पेन भी एक पदार्थ है, वो भी जितने भी एटम से मिलके बना होगा वो भी सारे एक जैसी रासायनिक प्रकृति के होंगे। अगर अलग अलग होते, जैसे कि पेपर और चौक, ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, तो जाहिर है इनके एटम भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के होंगे, अलग अलग गुणधर्म के होंगे, जो कि आपके फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर सेम मास है, सेम मैटर है, सेम पदार्थ है, तो एटम्स भी सेम सेम होंगे। लेकिन अगर अलग अलग मैटर है, अलग अलग पदार्थ है, तो उसके एटम्स भी अलग अलग होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। क्लियर बच्चे? आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। ये अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में कि जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग तत्व एक साथ मिलके कोई यौगिक बनाते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, है ना। जैसे हमने देखा कि 1:2 है, कहीं पे 14:3 है। जैसे अमोनिया के केस में क्या था, 14:3, 14 से ही 3। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी आप कोई कंपाउंड बना रहे हो, कोई यौगिक बना रहे हो, तो वो जिन भी तत्वों से, जिन भी एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, वो रेशियो ऑफ होल नंबर्स में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई 1.5 ले लिया और कोई 2.3 ले लिया। वो किस में होंगे? कंप्लीट नंबर्स में होंगे, पूर्ण संख्या में होंगे। एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 4। कभी भी 4.25 इस तरह से नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये भी वही पॉइंट है कि आप चाहे पानी कहीं का भी ले लें, पानी का फॉर्मूला वही क्या रहेगा, 1:8 है ना। वही था मास नंबर के अकॉर्डिंग, रेशियो ऑफ मास के अकॉर्डिंग, उनके द्रव्यमान के अनुपात के अकॉर्डिंग। पानी कहीं का भी हो, पर ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इनका नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, निश्चित रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो कि है व्हाट इज़ एटम, यानी परमाणु क्या होता है। बेटा सेम चीज़ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। क्या होता है परमाणु? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी सभी परमाणुओं की एक मिनट, यहाँ मैंने ये थोड़ा गलती कर दिया है, सभी पदार्थों की आएगा, ठीक है। सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई परमाणु ही होती है। यानी हर पदार्थ किससे उनकी रचना हुई है? परमाणु से रचना हुई है। मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। क्लियर? ये तो स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, पहले चैप्टर से। इसके बाद आता है साइज ऑफ एटम्स, यानी परमाणु कितने बड़े होते हैं। ये भी हम थोड़ी बहुत बात कर ही लिए कि बेटा हमें सिर्फ ये पेन दिख रहा है, ये पेपर दिख रहा है, ये किनसे छोटे छोटे परमाणु हमें नहीं दिख रहे। हाँ, ये परमाणु, जब बहुत सारे परमाणु इकट्ठे होते हैं तो हमें एक मैटर ज़रूर दिखता है,
पदार्थ ज़रूर दिखता है, लेकिन एक एक परमाणु यानी एक एक एटम को देखना बड़ा ही इम्पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि ये एटम्स, ये परमाणु बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। इनका जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या, वो कितनी होती है? लगभग 10⁻⁻10 मीटर। अब आप सोच लीजिए 1 मीटर कितना होता है और 10⁻⁻10 कितना छोटा होता होगा। रेडियस का मतलब है, हम देखो, हम जो परमाणु है उसको गोल मान के चलते हैं। कैसा मान के चलते हैं? कि वो एक गोले के आकार का होगा और रेडियस होती है ये, त्रिज्या यही होती है ना। तो ये जो त्रिज्या है वो कितनी है? 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 का मतलब होता है 1/10⁻10। आई होप ये इतना मैथ्स आपको आता होगा। 10⁻⁻10 का क्या मतलब होता है? 1/10⁻m मीटर, यानी 1 नीचे कितने ज़ीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना। ठीक है, ये बहुत छोटा नंबर होता है बेटा। ठीक है, यानी आपने किसी 1 मीटर के कितने टुकड़े कर दिए? इतने सारे टुकड़े कर दिए। तो जो एक टुकड़ा आया वो आपका एटम होगा, उसका एटॉमिक रेडियस होगा। क्लियर? तो ये एटम ऑफ का साइज जो होता है, परमाणु का साइज, ये बहुत छोटा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंबल्स ऑफ एटम यानी परमाणु के चिन्ह। जितने भी हमने परमाणु देखे हैं, देखो मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में, उसमें हमने क्या देखा था कि जितने भी परमाणु हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, 118 हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। आप 10th में पढ़ेंगे वो सब, पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 5। उसमें आप देखेंगे कि हर एटम का एक सिंबल होता है। पहले क्या होता था? पहले ना एक डिज़ाइन बना दिया जाता था, जैसे ये आपकी बुक में है, किसी का ये डिज़ाइन है, किसी का ये डिज़ाइन है, पर ये डिज़ाइन सबके, ये चिन्ह, ऐसे चिन्ह याद करने बड़े मुश्किल होते थे। इसीलिए ये अपनी डिफ़िकल्टी को ईजी बनाने के लिए हर एटम को यानी हर परमाणु को, जितने भी हमें पता हैं, 118 पता हैं अब तक, और की भी खोज कर रहे हैं साइंटिस्ट, उनको हमने सिंबल दे दिया। जैसे हाइड्रोजन को पूरी स्पेलिंग ना लिख के हम क्या लिख देते हैं? कैपिटल H। एल्यूमिनियम को हम सिर्फ A ना लिख के कैपिटल A और छोटा L लिख देते हैं साथ में। ऐसी कोबाल्ट को हम बड़ा C और छोटा O लिखते हैं। हम इसे सिर्फ C क्यों नहीं लिखते? क्योंकि बेटा कार्बन भी एक एलिमेंट है, एक एटम है, तत्व है, तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल C। इसीलिए कोबाल्ट और कार्बन में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे CO लिख दिया। ऐसी कॉपर होता है, उसका CU होता है। सेकंड वाला जो अल्फ़ाबेट होगा उसको स्मॉल डिजिट्स में, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। क्लियर? पर सबको पहचानना इतना आसान नहीं होता। कुछ क्या है नाम से बिल्कुल अलग, जैसे कि आयरन को हम Fe लिखते हैं। अब आप सोचो I क्यों नहीं लिखते? बेटा I आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोडीन का। इसीलिए आयरन बेसिकली फेरम शब्द से Fe निकला है। फेरम वर्ड है जो कि लैटिन लैंग्वेज में है आई गेस, तो उसका मतलब भी लोहा ही होता है, इसीलिए उससे Fe निकला है। इसी तरह से सोडियम को S ना लिख के Na लिखते हैं। S किसका होता है? S होता है सल्फर का साइन। ऐसी पोटाशियम को आप जनरली सोचोगे कि मैम इसको तो P लिखना चाहिए, पर इसको क्या लिखते हैं? K। मैंने बोला ना क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब लैटिन लैंग्वेजेस से सिंबल निकले हुए हैं। किससे निकले हुए हैं? लैटिन लैंग्वेज से। P किसका होता है? P फॉस्फोरस का होता है। तो इसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये याद होती जाएगी। ऐसा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपको एटलीस्ट कम से कम 20 तक तो याद करने ही है। 20 जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, पहले 20 तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से आपको 20 तक तो कम से कम याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। अब देखो बेटा, हम इतने टाइम से एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि सारे जो मैटर होते हैं, सारे पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं? एटम से मिलके बने होते हैं। और आपको ये भी पता है कि एटम पदार्थ का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कुछ ना कुछ इसका मास होता है। तो वो मास किसकी वजह से होगा? एटम्स की वजह से ही तो होगा ना भाई। जैसे ये एक बड़ी सी क्लास है, इस क्लास में लड़कियां बैठी हुई हैं, तो वो क्लास का जो वजन होगा वो किन की वजह से होगा? लड़कियों की वजह से होगा। हाँ ठीक है, ईंट पत्थर वगैरह की वजह से भी होगा, बट लड़कियों की वजह से भी तो होगा ना। तो
ऐसे ही एटॉमिक मास किसकी वजह से होता है? एटम के वजह से होता है। परमाणु का द्रव्यमान यानी पूरे मैटर का जो द्रव्यमान बनेगा वो एक एक एटम के द्रव्यमान की वजह से ही बनता है। लेकिन अब देखो हर एक एटम इतना छोटा है कि आप एक एक का तो नहीं कि भाई इसमें से एक एटम निकालो और फिर उसका वजन देखो, ऐसा तो नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है कि आप उसको एक एक करके तोल नहीं सकते हो। अब देखो जैसे आप आटा खरीदने जाते हो, राइट, तो आप बोलोगे 1 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, इस तरह से बोलते हैं हम। चावल खरीदने जाते हैं तो भी यही बोलते हैं। ऐसे ही हम पानी लेने जाते हैं तो फिर लीटर में बोलते हैं, भाई 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 500 लीटर की टंकी, इसी तरह से बोलते हैं हम। या पेप्सी वगैरह लेने जाते हैं तो भी हम ऐसा ही बोलते हैं, 2 लीटर की पेप्सी दे दो। तो हर चीज़ को तोलने का, हर चीज़ को मेजर करने का एक ना एक यूनिट होता है। अपनी हाइट को मेजर करते हो तो आप बोलते हो कि मेरी हाइट 5 फुट है, और छोटा करना हो तो 5 फुट 2 इंच है, ठीक है। हर चीज़ को नापने का एक इकाई होता है, एक यूनिट होता है। अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इस तरह से मेजर करते हो, राइट। तो ऐसे ही अगर आपको एटम का मास मेजर करना है तो बेसिकली मास हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, है ना। छोटा करना हो, जीरा वगैरह लेना हो तो हम कहते हैं ग्राम में, और छोटा करना हो जैसे हम सोना चांदी वगैरह खरीदने जाते हैं तो हम मिलीग्राम में लेते हैं। लेकिन एटम तो बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही छोटा। तो अगर हम उसका किलोग्राम में नहीं वजन ले सकते, ग्राम में नहीं ले सकते, मिलीग्राम में नहीं ले सकते, यानी कि हमको एक और छोटी यूनिट चाहिए किसके लिए? एटम के वजन को तोलने के लिए, यानी एटॉमिक मास के लिए, परमाणु के द्रव्यमान को देखने के लिए। इसी वजह से हमने एक नया यूनिट जिसे हम बोलते हैं AMU, ये इंट्रोड्यूस किया साइंटिस्ट ने। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। ये बहुत छोटी यूनिट होती है क्योंकि एटम छोटा होता है। एटम को हम किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम में नहीं तोल सकते, इट इज़ इवन मोर स्मॉल, ठीक है। तो इसीलिए न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस करी, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम अब ये भी नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं, यूनिफाइड मास। क्लियर है बेटा? तो देखो अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन है, हमने इससे पहले बात करी थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में कि H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन, एक का हाइड्रोजन का होता है 1 क्या 1 किलो? नहीं, 1 U। इसी तरह से ऑक्सीजन का होता है 16 क्या 16 ग्राम? नहीं, ये तो एक ऑक्सीजन का एटम है ना, इसीलिए इसे हम बोलेंगे 16 U। इसका कितना मास है? 16 U। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि 1 AMU होता क्या है। देखिए बेटा, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। हिंदी में देख लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। थोड़ा समझते हैं इसे। देखो बेटा, कार्बन 12 लिखा है यहाँ पे हमने। मैं इसे बताना चाहूँगी, जो कार्बन एलिमेंट होता है यानी कार्बन का जो तत्व होता है वो असल में 3 तरह से मिलता है आपको। कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 12, यानी ये समस्थानिक हैं, आइसोटोप्स हैं। आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे शायद, या इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तब हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि कार्बन 12 क्या होता है। पर आप अभी समझ लीजिए कि कार्बन 3 तरह से मिलता है आपको, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। क्लियर? तो 1 AMU कितना वजन होगा? 1 AMU कार्बन 12 का जितना वजन होगा ना, उसका 1/12 है, ठीक है। मान लीजिए इसका कुछ वजन है, कार्बन 12 का कुछ वजन है। जैसे ये कार्बन 12 जो है वो बड़ा तरबूज है, वाटरमेलन, ठीक है। ये वाटरमेलन क्या है? कार्बन 12, ठीक है। आपके बुक में भी ये वाटरमेलन का एग्जाम्पल दे रखा है, तो थोड़ा सा समझने के लिए है। देखिए, ये कार्बन 12 मैंने ले लिया और ये एक वाटरमेलन मान लो, इसका जो वजन है वो कितना है? वाटरमेलन के जितना। अब इसके मैंने कितने टुकड़े कर दिए? 12 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 12। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपने 12 टुकड़े कर दीजिए। समझ लीजिए 12 टुकड़े कर दिए तो ये कार्बन 12 के 12 हिस्से हो गए। अब उसमें से अगर आपने एक हिस्सा ले लिया, दैट विल बी कॉल्ड 1/12 ऑफ कार्बन 12।
यानी एक पिज्ज़ा के पीस के आपने एक पिज्ज़ा लिया, उसके 12 इक्वल टुकड़े कर दिए, तो हर पिज्ज़ा इक्वल इक्वल आया आपके पास, उसमें से आपने एक टुकड़ा उठा लिया, दैट विल बी 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये नीचे का 12 का मतलब है 12 हिस्से, और ऊपर का 1 का मतलब है वो एक आपने ले लिया, ठीक है। तो उसका वजन कम होगा, पूरे से कम होगा, राइट। तो उसको हमने, उतने वजन को हमने बोल दिया 1 AMU। एम आई क्लियर बेटा? फिर से समझा देती हूँ। 1 AMU इज अ मास, ये कितना मास होता है, इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 यानी 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी अगर आप कार्बन 12 का एक एटम लेंगे, उसका जितना भी मास होगा उसको 12 टुकड़े कर देंगे, तो हर टुकड़े का मास और कम हो गया होगा। उसमें से एक टुकड़े का जो मास होगा उसे हमने बोल दिया 1 AMU, विच इज़ वेरी 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 स्मॉल। क्लियर बेटा? ये आप कार्बन 12 समस्थानिक जो है, समस्थानिक और समभारिक, ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, यानी परमाणु रहते कैसे हैं? उड़ते हुए दिखते होंगे क्या? देखते हैं, पढ़ लेते हैं हम। देखो, कुछ एटम्स तो ऐसे होते हैं जो अकेले अकेले होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं मान लेती हूँ, ये कोई मैटर है ए, कोई पदार्थ है ए, जैसे आयरन, लोहा, ठीक है। ये कौन सा पदार्थ है? लोहे का टुकड़ा है। अब इसमें क्या है, हर एटम अकेले अकेले है। ये भी Fe, ये भी Fe, हर Fe, ये Fe आपस में जुड़े हुए नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी क्लास है जिसमें हर बेंच पे लड़की अलग अलग बैठी हुई है, अपने मज़े में बैठी हुई है। पूरी क्लास में तो है सारी लड़कियां, पर अलग अलग बैठी हुई है, कोई लड़की किससे जुड़ी नहीं हुई। तो ऐसे एटम अलग अलग भी रह सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी आपकी क्लास है जिसमें हर बेंच पे लड़कियां 2-2 के पेयर में बैठी हुई हैं, या 3-3 के पेयर में बैठी हुई हैं, कहने का मतलब जोड़े में बैठी हुई हैं। तो एटम अलग अलग नहीं रह सकता, वो हमेशा ग्रुप में रहेगा, जिसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स यानी अणु, ठीक है बेटा। जैसे H2 गैस जो हाइड्रोजन गैस होती है, या फिर ऑक्सीजन गैस। अगर मैं एक बक्से में ऑक्सीजन गैस भर दूं, एक कंटेनर में क्या भर दूं, ऑक्सीजन गैस, तो वो कैसे दिखेगी मुझे? ऐसे दिखेगी, पेयर में। अलग अलग ऑक्सीजन नहीं रह सकता, अलग अलग ऑक्सीजन का एटम या हाइड्रोजन का एटम नहीं रह सकता। तो एटम या तो कहीं कहीं अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, कहीं कहीं पेयर में यानी ग्रुप में यानी मॉलिक्यूल्स बन के एग्जिस्ट करते हैं, और कहीं कहीं पे वो आयन्स बन के एग्जिस्ट करते हैं। आयन मतलब प्लस माइनस। आयन्स कैसे बनते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दे लीजिए, जैसे NaCl है, नमक। ये NaCl बेटा, Na अलग और Cl अलग नहीं होता। ये NaCl असल में Na+ और Cl- होता है। जैसे जैसे आप आगे आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि एटम से आयन कैसे बनते हैं। अभी के लिए सिर्फ आप ध्यान रख लीजिए कि या तो एटम अकेले अकेले एग्जिस्ट करेगा, सिंगल सिंगल, या तो वो मॉलिक्यूल्स में रहेगा यानी ग्रुप में रहेगा, 2 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में, कितने के भी ग्रुप में, या तो फिर वो आयन के रूप में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो अगले टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।